से प्रश्न पूछता है कि कर्क रेखा भारत में कहां कहां से गुजरती है, और कई क्वेश्चन आए इससे। ठीक है, कई क्वेश्चन आए इससे। ठीक है, तो कर्क रेखा से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। मैं एक बार आपको, ये आपका गूगल अर्थ है, ठीक है, ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं प्रयास करूंगा कि आपको दिखाने का प्रयास करूं नज़दीक से चीज़ों को। ठीक है, एक एक विषय वस्तु को, और आपको बहुत क्लियर हो जाए। तो इस पे देखेंगे। दूसरा, मैं एक बार मैप भी ओपन कर लेता हूँ आपको, इसके साथ साथ एक बार मानचित्र भी ओपन कर लेता हूँ, और मानचित्र से स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ये आपका भारत है, इंडिया है। ठीक है, इसका आउटलाइन मैप है, और इंडिया के आउटलाइन मैप पे हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट आपका ऊपर ये है। ठीक है, देखिए अभी जो अपडेटेड डेटा है पूरा, यहां से कर्क रेखा आपकी बिल्कुल मध्य से जाती है। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। आप लोगों को आज जो है दूरस्थ बिंदु वाले टॉपिक से भी कुछ प्रश्न पूछे गए, तो वो भी डिस्कस करूंगा। ये मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था। तो एक आपका हिस्सा ये है। ठीक, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। ये आपके सबसे दूरस्थ बिंदु हैं, अभी इनके बारे में चर्चा करेंगे। कर्क रेखा जो आपकी गुजरती है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कर्क रेखा जो है गुजरती है इस जगह से। ऐसे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है, अब इसको एक बार कर्क रेखा को समझ लो, ये भी जरूरी है आप लोगों के लिए। कर्क रेखा क्या है? आपकी धरती जो है 23.5 डिग्री को ही कर्क रेखा क्यों बोला गया? 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा क्यों कहा गया? 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा क्यों कहा गया? पहले ये स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, आपकी धरती जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, पहली चीज तो ये समझिए। ठीक है, तो यानी कि विषुवत रेखा तो आपकी यहां पर है 0 डिग्री। ठीक, अब ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों का नामांकन किया गया, इसका आधार क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के नामांकन का आधार जो है वो पृथ्वी के झुकाव के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष में कोणीय झुकाव के कारण सूर्य के आवागमन की स्थिति को लेकर के है। सूर्य का आवागमन, सूर्य का आवागमन कैसे? यहां पे मान लीजिए सन है, ये सूर्य है। ठीक है, तो वर्ष भर सूर्य जो है दो रेखाओं के बीच में, चूंकि धरती 23.5 डिग्री टिल्टेड है, तो सूर्य जो है 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर नीचे जो है क्या करता रहता है? आवागमन करता रहता है। कभी उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायन होता है। 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। सूर्य जो है इसी के ऊपर नीचे आता है। जब कभी उत्तरायण होता है तो 23.5 डिग्री पे लंबवत चमकता है, और जब कभी दक्षिणायन होता है तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पे लंबवत चमकता है। ठीक है, तो इसलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते, चूंकि कर्क रेखा क्या है? भारत के, यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसको एक बार देख लेते हैं। भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, यह है इंडिया का मैप है, मानचित्र है, और यहां पर हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं पूरे विषय वस्तु को। लगभग मध्य से ये कर्क रेखा है आपकी। क्या है ये? कर्क रेखा। ठीक है, कितनी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जरूर स्पष्ट कर देना है, क्योंकि दक्षिणी 23.5 डिग्री तो दक्षिण में भी है ना, तो मकर रेखा हो जाएगी।
ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, बिल्कुल मध्य से। तो पहला प्रश्न तो ये पूछता है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। पहला तो ये स्पष्ट होना चाहिए आप लोगों के दिमाग में। तो अब किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 के 8 राज्यों के यहाँ पर आप लोगों को नाम याद होने चाहिए क्रम से, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्रम से आपके 8 के 8 राज्यों के नाम याद होने चाहिए। पहला है, यहां से मैं एक एक राज्य जो है लेके चल रहा हूं, ये है आपका गुजरात। क्या है? गुजरात। रट लेना आज मेरे के साथ, आज के बाद आपका नहीं भूलना चाहिए। दूसरा है राजस्थान। दूसरा राजस्थान। राजस्थान के छोटे से हिस्से से, जो आपका दक्षिणी राजस्थान वाला हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान है। फिर इसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश, बड़ा हिस्सा पूरा मध्य प्रदेश पे लगभग 20 से ही जाती है। मध्य प्रदेश के बाद देखो बच्चों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं है ना उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, यहाँ पे झारखंड है। ठीक है। इसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है। उड़ीसा नहीं है यहाँ पे, हाँ माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ भी है इसमें। ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा नहीं है। उड़ीसा, बहुत सारे लोग उड़ीसा ये कंफ्यूज करता है, जितने भी क्वेश्चन आए सब में उड़ीसा पूछा गया है, तो उड़ीसा नहीं है इसमें, उड़ीसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको उड़ीसा को नहीं रखना है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से होकर के भी जाता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यूपी नहीं है, उड़ीसा नहीं है। यहाँ पे उड़ीसा देखो, काफी नीचे उड़ीसा, एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा यहाँ पे है, ये बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, ये बिल्कुल नहीं है। आपका क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। अब यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश आ जाता है, लेकिन 2 राज्य आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, जिनमें त्रिपुरा है और दूसरा मिजोरम है। तो ये दोनों को भी याद रखना है आपको। एक है यहाँ पे आपका त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम। ये 8 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? 8 राज्य हैं, 8 राज्य। एक बार फिर से मैं यहां से क्रम से लिखूंगा। पहला है आपका गुजरात, रट लो गुजरात। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, शॉर्टकट से याद नहीं होगा। दूसरा है राजस्थान, तीसरा है आपका एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश। चौथा है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है झारखंड। 6वें नंबर पे है वेस्ट बंगाल, 7वें नंबर पे है त्रिपुरा। ठीक है। 8वें नंबर पे है मिजोरम। तो ये आपके जो है 8 स्टेट है। इन 8 के 8 स्टेट आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है, लेकिन मुद्दा है कि यहीं तक बात नहीं रहती है, बात आगे तक जाती है। बात यहीं तक नहीं है, बात इसके आगे तक जाती है। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, कई जगहों पर क्वेश्चन के मतलब कि कर्क रेखा के आसपास के शहरों के बारे में पूछ लेता है कि सबसे नजदीकी कौन है कर्क रेखा के, कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीकी बसा हुआ है। तो ये भी पूछा जाता है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे भोपाल है ना, अब यहाँ पे आपको 2-3 चीजें हैं। यहाँ पे अहमदाबाद है, अहमदाबाद कर्क रेखा के काफी नजदीक है और कर्क रेखा से नीचे है, यानी कि दक्षिण की तरफ है, नीचे की तरफ। यहाँ पे है अहमदाबाद। ठीक है, मैं एक बार इसको आइडेंटिफाइड कर देता हूं। यहाँ पे है अहमदाबाद। इसके इसी तरीके से अहमदाबाद मतलब कि गांधीनगर इसकी राजधानी है, लेकिन देखा जाए तो गुजरात में एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के तौर पे, जैसे यूपी में गाजियाबाद है, कानपुर है, वैसे यहाँ पे अहमदाबाद है। गांधीनगर बिल्कुल नजदीकी है। ठीक है, अहमदाबाद। इसके बाद दूसरा है आपका भोपाल भी बिल्कुल यहीं पे नजदीक है, मतलब थोड़ा सा नजदीक ही है। भोपाल भी कर्क रेखा के थोड़ा सा नीचे ही है। इसके बाद आपका रांची जो है वो कर्क रेखा में ही स्थित है। रांची यहाँ पे ये कर्क रेखा में ही स्थित है आपका। तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा में स्थित है, ये ध्यान रखना है। कर्क रेखा से बिल्कुल टच होकर के जाती है कर्क रेखा। झारखंड की राजधानी रांची से। इसके बाद आपका 2-3 एरिया और हैं, जैसे अगरतला जो है वो कर्क रेखा के ऊपर है। यहाँ पे त्रिपुरा में अगरतला कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये भी नजदीकी शहरों में से है। और एक आपका यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मोटा मोटी पता होना चाहिए। विदिशा भी कर्क रेखा के नजदीक है। विदिशा भी कर्क रेखा के नजदीक है। विदिशा पड़ता है एमपी में, यहीं पर सांची का स्तूप भी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो है मोटा मोटी ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे निकटतम है।
और यहाँ पे गांधीनगर भी है, वो भी कर्क रेखा के बहुत नजदीक है। अहमदाबाद है, यहीं पे गांधीनगर है। तो आपको मैं एक टास्क देता हूं, ये काम आप लोग करेंगे। आप अपने घर में ब्लैंक मैप उठाएंगे, ब्लैंक मैप ले लेंगे, ब्लैंक मैप में कर्क रेखा जहां पे है वहां पे हाईलाइटर से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, कर्क रेखा। और या फिर आप जो आपका एटलस है, ठीक है, एटलस में आप कर्क रेखा वाले हिस्से को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये जैसे कि, माफ कीजिएगा, हाँ, ये जैसे कि आपका यहां पे ये वाला हिस्सा है, ठीक है। अब यहां पे कर्क रेखा कहां से होके जाती है, अपने मैप में आपका काम क्या है, इसको ड्रॉ करने का। आप यहां पे ड्रॉ कर लेंगे कि कर्क रेखा कहां से होके जाती है, एक बार देख लेंगे। इसको अच्छे से ड्रॉ करना है, कोशिश यही करना है कि जो इसको जो है एक एग्जैक्ट रहे, यहाँ पे रन ऑफ कक्ष के पास से, यहीं से, ठीक है। तो ड्रॉ करने के बाद आप इसको हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे, और हाइलाइटर से हाईलाइट करने के बाद बच्चों ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, यदि इनको हम गलत कर देते हैं तो फिर समझ लीजिए कि बड़ी बुरी स्थिति है। हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे, और हाईलाइट करने के बाद फिर इसके आसपास के शहरों को भी आप क्या करेंगे, इंगित करेंगे, इंगित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा हिस्सा इसका बनाएंगे, और फिर इसका काम क्या करेंगे, हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ। मान लीजिए ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा है, और ये पूरा ऐसे हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर लेंगे, ताकि आसपास का जितना हिस्सा है वो आपको दिख जाए कि आसपास कौन कौन से शहर है, क्या है। गुजरात में यहाँ पे गांधीनगर है, अहमदाबाद है, यहाँ पे भोपाल है, विदिशा है, इंदौर कितना दूर है ये देख लीजिएगा। फिर छत्तीसगढ़ में कौन सा है, झारखंड में कौन कौन से आसपास है, वेस्ट बंगाल में आसपास कौन कौन से, त्रिपुरा कहाँ पे, मिजोरम। केवल 8 राज्यों को याद कर लेने से आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको थोड़ा सा डीप जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न भी वैसे ही पूछ रहा है। फिर आपके क्वेश्चन निश्चित तौर पे गलत नहीं होंगे, ये चीज तय है। और यदि आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तो ठीक है, बेस्ट रहेगा। अब एक क्वेश्चन आपको पूछता है उत्तरायण और दक्षिणायन में, है ना, उत्तरी गोलार्ध में ऋतु परिवर्तन से ये पूरा क्वेश्चन रहता है कि जो है उत्तरी गोलार्ध में किस दिन जो है जो आपका सूर्य है वो अधिकतम चमकता है, या कुछ ऐसा है। सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में कब जो है अधिकतम चमकता है। तो भारत में एक डेट है, 21 जून की डेट है। 21 जून को जो है भारत जो है कर्क रेखा पे लंबवत चमकता, और ये जो है इस दिन सर्वाधिक जो ताप है वो कर्क रेखा को मिलता है, साथ साथ दिन बड़ा होता है, ठीक है। तो 21 जून की डेट ये भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी आगे ऋतु परिवर्तन से टॉपिक आएगा, मैं वहां पे फिर पूरा आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऋतु परिवर्तन से टॉपिक आएगा, फिर वो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो एक बार ये जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये रहा कर्क रेखा की विषय वस्तु। 8 के 8 राज्यों को मैंने बता दिया। अब आपका काम है इनको मेमोराइज करना और देखना, ठीक है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देखो, यदि बताऊं कि कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा कोई गुजरती है, ये पूछता है। कर्क रेखा गुजरती है कहां कहां से, तो ऑप्शन दे देता है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें से सभी, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। और इस तरीके से ही लगातार ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। और ये मतलब कि ऐसा नहीं, 2017 में भी पूछा गया है, 2014, 2010, 2011, 2010, 2002, 1999, 2003, ठीक है। तो ये लगातार ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है। यूपीपीसीएस में मेंस में 2017 में आया था, ठीक है। तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, और ऐसी स्थिति में हमें बन जाता है कि इस टॉपिक को हम आसानी से गलत करके ना आए। आसान है, इसलिए आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है जिससे पूछता है आपके क्वेश्चन, वो है मानक समय से, ठीक है। मानक समय से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक क्या लिखूं मैं यहाँ पे, मानक समय, ठीक है। मानक समय, समय सबकी घड़ी में कोई ना कोई टाइम बज रहा है। मेरे ख्याल से भारत में रह रहे हो तो आपका एक टाइम फिक्स है। मेरी घड़ी में भी वही टाइम बज रहा है, आपकी घड़ी में भी वही बज रहा है। लेकिन जो टाइम मेरी घड़ी में है, यही घड़ी अमेरिका में नहीं होगा, यही टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा। सबका टाइम अलग अलग होगा। हम भारत में रह रहे हैं तो अभी आपका जो घड़ी का टाइम आपका होगा, मेरा होगा,
एक जैसा ही होगा। कारण क्या है? क्योंकि हमारे घड़ी में एक टाइम जोन सेट कर दिया गया है। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हो, चाहे आप गुजरात में रह रहे हो, इसके बावजूद भी आपके घड़ी का समय क्या है? बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। दरअसल धरती की घूर्णन गति जो है समय का निर्धारण करती है। धरती अपने अक्ष पे 360 डिग्री 24 घंटे में घूम जाती है और धरती के अपने अक्ष में घूर्णन गति के कारण ही समय का निर्धारण होता है, तिथि का निर्धारण होता है, समय और तिथि। तो 24 घंटे का जो पूरी अवधि होती है दिन और रात दोनों को मिला करके, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, है ना। ये विषुवत रेखा का मैं बता रहा हूं आपको। बाकी ध्रुवों में जाएंगे तो यदि सूर्य उत्तरायण होगा तो ध्रुवों में दिन और रात की अवधि फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात विषुवत रेखा पे होता है। ऊपर नीचे जाते ही दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है। ध्रुवों में तो 6-6 महीने की रात होती है। यदि सूर्य उत्तरायण हुआ तो दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की रात होगी, सूर्य दक्षिणायन हुआ तो उत्तरी ध्रुव में 6 महीने की, और 1-2 घंटे के लिए सूर्योदय होता है। नॉर्वे वगैरह में तो रात में सूर्य उगता है ना, मध्य रात्रि का सूर्य, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ओवरऑल यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है? यहां पे समझना क्या, हमें समझना है कि मानक समय क्या है। पेन कागज लेकर बैठे हो तो 2 बातें लिख दो, बहुत आसान भाषा में मैं पहले इसको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। दरअसल जब भूगोल वेत्ता जितने भी थे सब बैठे हुए थे कहां पे? यूरोप में बैठे हुए थे, वो भी ब्रिटेन में बैठे हुए थे। तो यूरोप में, ब्रिटेन में बैठ करके वो एक निर्धारण कर रहे थे टाइम जोन का। वो कह रहे थे कि भाई क्या किया जाए, कैसे समय का निर्धारण किया जाए, कैसे समय को स्पष्ट किया जाए, ठीक है। तो कहां बैठे हुए थे? एक बार वो जगह मैं आपको दिखाता हूं जहां पर ये बैठे हुए थे। आप लोगों को पता है ब्रिटेन में बैठे हुए थे, लंदन में, और लंदन के ग्रीनविच में पूरी की पूरी मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में टाइम जोन का निर्धारण किया जाने था, ठीक है। तो उसी चीज को लेकर के यहां पे मैं आप लोगों को समझाने का, डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो आते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं, टाइम जोन को भी समझने का प्रयास करते हैं। टाइम जोन क्या है और कैसे इसका निर्धारण किया जाता है। चलो, तो ये है आपका, यहां पे ये सब बैठे हुए थे। ये यहीं पे लंदन है, ठीक है। ये ब्रिटेन है आपका, ये पूरा यूरोप का मानचित्र है, आप देख सकते हैं यूरोप है, और यूरोप में यहाँ पे अफ्रीका है। ये आपका जितने भी यहाँ पे, ये है आपका, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है ब्रिटेन, यहाँ पे ब्रिटेन है। तो यहीं पर बैठे हुए थे, यहीं पे लंदन है, लंदन में ग्रीनविच है ना, ग्रीनविच एक जगह है, ग्रीनविच वेधशाला। तो वही वेधशाला पे मीटिंग चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसी जगह से एक सीधी लाइन, एक देशांतर रेखा, यानी कि ग्रीनविच से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा थी, इन्होंने देशांतर रेखा का नाम दे दिया 0 डिग्री। क्या नाम दे दिया? 0 डिग्री, ग्रीनविच देशांतर से। और इसको बोल दिया कि ये क्या है? मानक मध्याह्न रेखा है। क्या है ये? एक मानक मध्याह्न रेखा है। क्या नाम दे दिया इसका? ग्रीनविच माध्य भी बोलते हैं इसको, ग्रीनविच माध्य। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें इन्होंने कहा कि जब सूरज इस पे लंबवत चमकेगा, जब 0 डिग्री देशांतर में सूर्य लंबवत चमकेगा, जब 0 डिग्री देशांतर में सूर्य लंबवत चमकेगा, तो इसमें कितना टाइम बज रहा होगा? इसमें 12 बज रहे होंगे। कब के 12 बज रहे होंगे? दोपहर के 12 बज रहे होंगे। जब भी किसी देशांतर रेखा में सूर्य दोपहर को लंबवत चमकता है 12 बजे, तो वहां पे 12 बजते हैं, ठीक है। जब भी किसी देशांतर में सूर्य लंबवत चमकता है तो उसमें 12 बजे की समय अवधि होती है। तो सूर्य और धरती का घूर्णन गति, देखो सूर्य तो स्थिर है, सूर्य तो एक जगह पे है ना। कौन घूम रहा है अपने अक्ष पे? धरती घूम रही है। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, लेकिन सापेक्ष के आधार पे सूर्य भी घूम रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे सापेक्षता के आधार पर देखें तो पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गतिशील है और सूर्य स्थिर है, सापेक्ष के आधार पे। वैसे तो पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का, ठीक है। तो यहां पे बात करें ग्रीनविच माध्य की। ग्रीनविच माध्य यानी कि जो लंदन की ग्रीनविच वेधशाला है, वहां से एक देशांतर थी, उस देशांतर को 0 डिग्री कर दिया गया। अब एक चीज समझ लीजिए, इसके जितना भी इस तरफ, ठीक है, देखा जाए तो आसान भाषा में इसका जो पूरा राइट हैंड साइड है और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये पूरा, चूंकि आपको पता है कि मैप में इसको पश्चिम बोलते हैं,
वेस्ट बोलते हैं, ठीक है, और इसको पूरब बोलते हैं यानी कि ईस्ट बोलते हैं। ये मैप में ऐसा परिभाषित किया, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर वेस्ट इधर ईस्ट, ठीक है। अब बात है कि ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री के इतर जितने भी हैं इस तरफ चलेंगे तो यहां पर बहुत सारे देशांतर आपको मिल जाएंगे, इधर जाएंगे तो इधर भी बहुत सारे देशांतर मिल जाएंगे। तो अब इन देशांतरों के बारे में समझने की बारी है। किसकी बारी है? समझने की। एक एक विषय वस्तु को अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या क्या निर्धारण किया गया। एक कैलकुलेशन देख लीजिए, सूरज की गति पृथ्वी के घूर्णन गति के आधार पे इस कैलकुलेशन को निकाला गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। चूंकि धरती जो है 24 घंटे में या फिर 24 घंटे को मैं मिनट में तब्दील करता हूं तो कितने मिनट होंगे? 1440 मिनट। 1440 मिनट। चूंकि 24 घंटे में या 1440 मिनट में धरती कितना घूम जाती है? 360 डिग्री अपने अक्ष के पूर्ण घूर्णन कर लेती है, 360 डिग्री घूम जाती है। इसलिए 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? तो अब 1 डिग्री का टाइम निकालना है। 1 डिग्री यदि 360 डिग्री 1440 मिनट पे घूमती है तो 1 डिग्री के लिए हमें क्या करना होगा? 1440 बटे 360, 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 36 चौको 144, 4 आ जाएगा। यानी कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाता है? 4 मिनट। 4 मिनट में कितना घूमती है? 1 डिग्री। ठीक। अब 1 घंटे की बात करते हैं। 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा? 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा? ठीक है, ये तो 4 मिनट की बात हो गई ना। तो 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब 60 है ना, तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगा? ठीक है, कितने अंश घूमेगी पृथ्वी? तो इसके लिए आसानी से निकल आएगा आपका 60 बटे 4 यानी कि 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री। 4 मिनट में 1 डिग्री, 1440 मिनट में 360 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री और 1 घंटे में 15 डिग्री। क्या हो रही है? पृथ्वी घूम रही है। किस पे घूम रही है? अपने अक्ष पे घूम रही है ना। किसके समक्ष घूम रही है? सूर्य के समक्ष घूम रही है। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य के समक्ष, अब तो आपको पता ही है कि सूर्य के समक्ष घूमने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अब आपको बहुत आसानी से समझने का प्रयास हम करेंगे। अब यही चीज को वहां पे अप्लाई कर देते हैं। ये 0 डिग्री है, 15 डिग्री। ठीक है, मान लो 0 डिग्री पे सूर्य लंबवत चमक रहा है। क्या हो रहा है? सूर्य 0 डिग्री पे लंबवत चमक रहा है। क्या कर रहा है सूर्य? 0 डिग्री पे लंबवत चमक रहा है। क्या कर रहा है सूर्य? सूर्य 0 डिग्री पे लंबवत चमक रहा है। तो चूंकि लंबवत चमक रहा है तो कितना टाइम बजेगा? यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, है ना। चलो अब इसको थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं बहुत आसानी से, बहुत क्रिटिकल लगता है ना आपको, ये बहुत क्रिटिकल नहीं है। अरे बच्चों, ये सबसे आसान चीज है, कुछ नहीं है इसमें, देखते जाओ, अभी आपको बहुत आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत इजी है और जिसको भी आज तक नहीं समझ में आया आप समझ लो। ठीक, मैं आपके सामने जो भारत का पूरा समय है, टाइम जोन और सारी चीजों को क्लियर करने जा रहा हूं। यह 0 डिग्री लंबवत चमकने के कारण यहाँ पे समय है 12 PM। ठीक है, 12 PM, दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब इसके आगे बढ़ते चलते हैं। ये है आपका 15 डिग्री। ठीक है, ऐसे इसको कट कर देते हैं। 15 है, फिर 30 डिग्री है, फिर इसके बाद 45 डिग्री है, 45 के बाद जो है ये आपका 60 डिग्री है, 60 के बाद यहाँ पे 75 डिग्री है, 75 डिग्री के बाद यहाँ पे तो 15-15 के रेशियो पे इसको हम क्या करेंगे? बढ़ते चले जाएंगे। 90 डिग्री है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 105 डिग्री है, फिर आगे बढ़ते हैं तो 120 डिग्री है, फिर आगे बढ़ते हैं तो 120, तो ऐसे करके आपको बढ़ते चले जाना है। 135 डिग्री है। ठीक है, फिर इसके बाद 150 डिग्री है, 150 के बाद जो है आपका 165 डिग्री है, 165 डिग्री है और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री, 180। ठीक है, 180 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं इसको। इधर भी आ जाओ, ऐसे ही कर लो, इसे भी बांट लो। 15 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री,
ठीक है, यहाँ पे 15 के बाद 45 डिग्री, इसके बाद ये 60 डिग्री, इसके बाद ये 75 डिग्री, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे 90 डिग्री, यहाँ पे और आएंगे तो आपका 105 डिग्री, ठीक है, इसके बाद और इधर आएंगे तो 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, फिर और इधर आएंगे तो आपका 135 डिग्री, फिर इधर आएंगे तो 150 डिग्री, फिर आएंगे तो 165 डिग्री, फिर आएंगे तो 180 डिग्री। 180 डिग्री ये जाकर के मिल जाती है, एक ही रेखा है, 180 डिग्री एक ही रेखा है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है, दो अलग अलग रेखाएं नहीं है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है, इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। एक हो गई 0 डिग्री, एक हो गई 180 डिग्री, दो रेखाएं तो ये हो गई, साथ में और जोड़ लो 179 प्लस 179 तो टोटल 360 ही होती हैं। देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 360, है ना। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 179। सब बहुत अच्छे समझा दिया है। अब आप लोगों ने समझ में आए तो दुर्भाग्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया ईस्ट और ये वेस्ट। तो आपको अब हमेशा क्या करना है? 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ऐसे इसको लेके चलना। इसमें है क्या? है क्या? कुछ नहीं। तो अब ये आसान है, समय निर्धारित करने में क्या है, क्योंकि सूर्य लंबवत चमक रहा है 0 डिग्री पे तो 12 बज रहे हैं। 15 डिग्री में 1 घंटा समय बढ़ जाता है। अभी मैंने निकाला था फॉर्मूला से, 15 डिग्री में 1 घंटा समय बढ़ जाता है, बढ़ाते चले जाओ। यहाँ पे क्या बज रहा होगा? समय क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे 1 बज रहा होगा, यहाँ पे 1 बज रहा होगा, यहाँ पे 2 बज रहा होगा, यहाँ पे 3 बज रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब कितना बज रहा होगा? सब अब अच्छे से करते जाना है। 15, 16, ठीक है, 17, टाइमिंग देख लो, 17, 18, 19, ठीक है। अब देख लो बढ़ते जा रहा। 15 डिग्री में 1 घंटा, 30 डिग्री में 2 घंटे, 45 डिग्री में 3 घंटे, 60 डिग्री में 4 घंटे। किससे? इससे जो ये आपका ग्रीनविच है ना, इसी से आसानी से ये आप देखते बढ़ता चला जाएगा। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, बढ़ाते चले जाओ यहाँ पे, ठीक है। कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे 8 बज रहा होगा, यहाँ पे 9 बज रहा होगा, आपका 9 बज रहा होगा, यहाँ पे 10 बज रहा होगा। सब रात के 10 बज रहे हैं, यहाँ पे 11 बज रहे होंगे। 180 डिग्री में रात के 12 बज रहे होंगे, ठीक है, यानी कि 12 AM होंगे। ऐसे यहाँ पे भी चलो। अब देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे टाइम प्लस हो रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है, टाइम प्लस हो रहा है, ठीक है। उल्टा जाएंगे टाइम माइनस होगा, क्योंकि सूर्य कहां से उग रहा है? धरती घूम कैसे रही? पश्चिम से पूरब की दिशा में, तो इधर समय ज्यादा होगा, इधर समय कम होगा, है ना। इसके समय विपरीत हो गया। और आसान, नंबर सिस्टम पढ़ा है ना आपने, नंबर सिस्टम पढ़ा है ना, संख्या पद्धति पढ़ा है ना। इस तरफ जाने पर, लेफ्ट हैंड साइड तरफ जाने पर, या राइट, इसको ऐसे कर ले तो ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाने पे प्लस होता है, लेफ्ट हैंड जाने पे माइनस होता है। ऐसे याद कर लो, या फिर ये याद कर लो, सूरज पश्चिम से पूरा घूमती है, ठीक है, जो भी याद करना है कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस में चलते हैं। यहाँ पे क्या है? दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बजेंगे? 11 बजेंगे, ठीक है। फिर वापस चलते हैं, यहाँ पे 10 बजेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे 9 बजेंगे, सुबह के 9 बजेंगे, यहाँ पे सुबह के 8 बजेंगे, ठीक है। 60 डिग्री देशांतर पे। अब 60 डिग्री देशांतर किन किन देशों का मानक समय है, उस आधार पे सारी चीजें निर्धारित होंगी। 8 बजेंगे, यहाँ पर 7 बजेंगे, ठीक है। और इधर आते हैं तो यहाँ पर 7 के बाद यहाँ पर 6 बजेंगे, यहाँ पर आएंगे तो 5 बजेंगे, यहाँ पर आएंगे 120 डिग्री पे तो यहाँ पर आपके 4 बजेंगे। आप इसके बाद आपके यहाँ पर 3 बजेंगे, इसके बाद यहाँ पर 2 बजेंगे, यहाँ पर 1 बजेंगे, यहाँ पर आपका फिर से 12 बज जाएंगे। 12 बज गए, ठीक है। तो 12 बज गए, कब के 12 बज गए? रात के 12 बज गए। तो देखो 180 डिग्री एक ही है, तो एक ही टाइम बज रहा है दोनों पे, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, आसान है, इजी है, कुछ नहीं है, सोचने की बात भर है और कुछ नहीं है। तो ये आपका टाइमिंग है, ये टाइमिंग है, इजी है, इसमें कुछ है नहीं, समझना नहीं है इसमें।
तो हर 15 डिग्री में 1 घंटे प्लस हो जा रहा है, हर 15 घंटे है ना। 30 डिग्री पे 2 घंटे प्लस हो जा रहा है, 45 डिग्री पे 3 घंटे प्लस हो जा रहा है, 60 डिग्री पे 4 घंटे प्लस हो जा रहा है, 75 डिग्री पे 5 घंटे प्लस हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही 90 डिग्री पे 6 घंटे प्लस हो जा रहा है। तो ऐसे टाइम जोन है। जब कभी घड़ी वगैरह आप लोग अपने मोबाइल में सेट करते होंगे तो उसमें टाइम जोन पूछता होगा। भारत में देखो सभी देशों ने अपना टाइम जोन निर्धारित किया है। टाइम जोन निर्धारित करने का तरीका कैसे होता है? अक्षांशीय विस्तार से। हर देश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। देशांतरी विस्तार जितना ज्यादा है किसी देश का, उसने 2 टाइम जोन, 3 टाइम जोन, 4 टाइम जोन, 5 टाइम जोन, 11 टाइम जोन ले रखे हैं, ठीक है। भारत ने एक टाइम जोन अपना बनाया है, मानक समय। मानक समय क्या होता है? मानक समय को आसान भाषा में समझाऊं। मानक समय वो समय है जहां पर सूर्य उस देश में लंबवत चमकता है। मानक समय किसी देश का मध्यवर्ती समय जोन होता है, टाइम जोन होता है, जिसमें सूर्य लंबवत चमकता है और वहां पे दिन के 12 बजे होते हैं और उसी के आधार पे पूरे देश का समय निर्धारित होता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार मानक समय की परिभाषा लिख लीजिए। ये तो हो गया, देखो ये आपका एक निर्धारण है कि कैसे समय को निर्धारित किया जाएगा। लेकिन लंदन में 12 बज रहे हैं तो भारत में 12 नहीं बज रहे होंगे, क्योंकि भारत में टाइम जोन, भारत का टाइम जोन क्या है अभी इसको भी निकाल के मैं आपको दिखा दूंगा। आप देखेंगे भारत यहां पे आ रहा है, 90 डिग्री के आसपास जो है भारत आ रहा है। भारत से देखें तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना था? मैंने कल आप लोग को पढ़ाया था 67, है ना, 678, यही था ना, 67 डिग्री 8 मिनट, यही था ना, 67 डिग्री 8 मिनट, 678 और 97 डिग्री 25 मिनट, इतना था ना भारत का टाइम जोन। तो अब चूंकि भारत का इतना था तो भारत से कौन कौन सी 75 डिग्री वाली भी भारत के बीच से गुजरेगी, ठीक है, और ये 90 डिग्री वाली भी भारत के बीच से गुजरेगी। तो भारत से 2 देशांतर होकर के जाएंगी, 75 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन बात इससे नहीं बनेगी, इससे पूरे देश का समय एक नहीं होगा। मानक समय में जो समय बचता है वही समय पूरे देश का समय होता है। आमतौर पे जो समय मानक समय में होता है वो पूरे देश का समय होता है। जरूरी नहीं कि वही समय हो, वो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, लेकिन मानक समय मान लिया जाता है और उसी को निर्धारित कर दिया जाता है। तो भारत को अब क्या किया गया है? भारत में एक बिल्कुल मध्य से कहें या फिर मैं आपको दूसरी भाषा में इसको समझाऊंगा। अभी इजीली आपको समझाने का प्रयास करता हूं, टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए पूरा टॉपिक। खस्ता, ये आपका यहां पे एक बिंदु यहां पे ये है, दूसरा बिंदु यहां पे ये है। दोनों को देखेंगे, चलो इनको देख ही लेते हैं एक बार, मैं आपको इसको समझा ही देता हूं, ठीक है। भारत में क्या है? ये आपका 67 डिग्री 8 मिनट है, दूसरा है आपका 97-25, यही है ना, हाँ 97 डिग्री 25 मिनट, यही है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस मोटी मोटी 30 डिग्री आएगा, 29 डिग्री कुछ मिनट आएगा, लेकिन मैं 30 डिग्री मान लेता हूं। यानी कि भारत का पूर्वी और पश्चिमी दोनों जो बिंदु हैं, दोनों के बीच में देशांतरी विस्तार 30 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा कोई टाइम जोन निर्धारित किया जाना चाहिए जो भारत के बिल्कुल मध्य से हो, ठीक है। तो बिल्कुल मध्य से, यहां से -15 करिए, यहां से -15 करिए, ठीक है, यहां से +15 करिए, तो यहां से +15, यहां से -15, तो आपका आएगा 82.5 डिग्री। कितना आएगा? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय माना गया है। अब चूंकि 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री से कितना प्लस हुआ? 0 डिग्री से कितना प्लस हुआ? 0 डिग्री से 75 डिग्री 5 घंटे प्लस है, 75 डिग्री 5 घंटे प्लस है। 0 डिग्री से 75 डिग्री 5 घंटे प्लस था ना, मैंने बताया था ना, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ जाता है। तो 15 डिग्री पे 1 घंटा, 30 डिग्री पे 2 घंटा, 45 डिग्री पे 3 घंटा, 60 डिग्री पे 4 घंटा और 75 डिग्री पे 5 घंटा। तो 82.5 डिग्री में कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा, ठीक है। तो 5.5 घंटा हमारा टाइम जोन कितना है? प्लस है। कितना है? 5.5 घंटा, ठीक है। ये इसका जो है हमारा मानक समय। तो आप घड़ी पे जब कभी भी समय सेट करते हो तो आप लोग टच करके उसमें आता होगा कोलकाता 5.5 घंटा, अब तो नई दिल्ली लिख के, नई दिल्ली 5.5 घंटा, उसको आप क्लिक करते हैं, आपका समय सही हो जाता है, ठीक है। तो चलो
अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है, आपकी जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां होती हैं ना, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होती हैं ना, अपने उनके ऑफिस में जाएंगे तो 3-4 घड़ियां लगाए रखते हैं। एक यूके का टाइम जोन लगा के रखते हैं, एक यूएस का टाइम जोन लगा के रखते हैं, इंडिया का टाइम जोन लगा के रखते हैं। तो 3-4 घड़ियां रहती है जिस कंपनी में वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको पता रहे कि जिस देश में उनका काम चल रहा है वहां पे समय क्या हो रहा है और उस वहां का वर्किंग टाइम क्या है, वर्किंग पीरियड क्या है। क्योंकि अमेरिका जस्ट अपोजिट है, तो वहां पे भारत में जब दिन होगा वहां रात होती है, तो वहां पे वो वर्किंग टाइम नहीं होता है। भारत में जब रात होती है वहां दिन होता है, तो दोनों का वर्किंग टाइम में अलग बहुत बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे यही बात कर रहा था मैं, 5.5 घंटे की बात कर रहा था। हमारा टाइम जोन कितना ज्यादा है, 5.5 घंटे का। ठीक है, इतना आगे है। अब इसी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, इसी से कोई क्वेश्चन भी निकल के आता है कि मानक समय में इतने बज रहे हैं तो 92 डिग्री में कितना बज रहा होगा। अब आप आसानी से निकाल सकते हो, कुछ है नहीं। यही कैलकुलेशन है जो इजीली आपको पता होना चाहिए। जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, ये कैलकुलेशन आपको लिख लेना चाहिए, ये कैलकुलेशन। ठीक है, ये इसी से आपको सारा कुछ निकलेगा। आपको मानक समय किसी भी देश का निकालना है तो इसी कैलकुलेशन से निकल आएगा। ठीक है, और जितने क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे इसी से सॉल्व हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें, बहुत आसान है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपके करवा के भी दिखा दूंगा। अब जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि हमारी जो मानक समय रेखा है वो कहां से होके जाती है, 82.5 डिग्री से होके जाती है। ठीक है, 82.5 डिग्री से होके जाती है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप में से भी कोई ऐसा है क्या जिसको समझ में नहीं आया हो? नहीं समझ में आया हो तो इलाज कराओ। ठीक है, पढ़ो, फिर से पढ़ो। लगभग ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, एक नहीं दो की देखो डिमांड चल रही है। एक टाइम जोन जो है चाय बागान टाइम जोन की डिमांड चल रही है। उत्तर पूर्व के जो नागरिक हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इन दोनों में 2 घंटे का समय, 30 डिग्री का अंतराल है ना। 30 डिग्री का अंतराल होने के कारण से क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया ना, 30 डिग्री का अंतराल है हमारे पूर्वी और पश्चिमी में, 30 डिग्री का अंतराल है। ये मैंने आपको बताया ना अभी, ये देखिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 2 घंटे। ठीक है, सूरज यहाँ पे जो हमारा सबसे पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में एक जगह किबिथु में सूरज जो है 2 घंटे पहले आ जाता है, यानी 5 बजे आ जाता है, और यहाँ पे 7 बजे आता है। यहाँ पे सूर्योदय 2 घंटे बाद होता है गुजरात में। तो ये डिमांड तो चल रही कि भाई तो 2 टाइम जोन होने चाहिए, है ना, क्योंकि वहां पे वर्किंग आवर्स का टाइम अलग हो, यहाँ पे वर्किंग आवर्स का टाइम अलग हो। देश भर में चूंकि एक ही टाइम जोन है तो वर्किंग आवर्स एक ही है, और उसके कारण से जो है जो सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति है वो अलग अलग है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग वो भी अलग अलग है। तो बहुत समय पहले जो है जब यहाँ पे ब्रिटेन जब शासन था, ब्रिटिश हुकूमत थी, तो उन्होंने एक टाइम जोन बना भी रखा था, चाय बागान टाइम जोन। ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बनाया गया था और आजादी के बाद इसको समाप्त कर दिया गया। तो एक डिमांड अभी भी चल रही कि चाय बागान टाइम जोन होना चाहिए। और अभी सरकार ने जो असम का चुनाव भी लड़ा गया था तो इस मुद्दे पे भी लड़ा गया था कि टाइम जोन एक होना चाहिए, अलग टाइम जोन होना चाहिए। तो ये मुद्दा चल रहा है और जरूरी भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं है 2 टाइम जोन बनाने में, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। जो ट्रेनें जाएंगी वो ट्रेनों को जाने के लिए आपको 2-2 टाइम जोन लगा के चलने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको जटिलता आएगी। एक टाइम जोन से जटिलता कम है, इजी है। देश का शासन प्रशासन करना, समय पता करना, अब पता चलो नॉर्थ ईस्ट में कोई घटना घट गई तो वहां का टाइम जोन तुरंत देखो तो थोड़ा सा जटिलता आएगी, दिक्कत आएगी। और हम हैबिचुअल हो चुके हैं एक टाइम जोन के, लेकिन चाय बागान टाइम जोन को लेकर लगातार नॉर्थ ईस्ट को ये मांग लगातार चलती रही है। ठीक है, तो जो भी होगा देखा जाएगा, अलग मुद्दा है। अब एक क्वेश्चन आपका पूछता है कि जो मानक समय रेखा है भारत के कहां से होकर गुजरती है ना, और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक बार चलो इंडिया के मैप में चलते हैं और वहां पर इसको प्रयास करते हैं डिनोट करने का, इंगित करने का प्रयास करते हैं इसको। ठीक है, यह है भारत का मानचित्र। तो ये मानक समय रेखा है आपकी और ये कहां से होके गुजरती है, एक बार ये आप लोग देख लीजिएगा, 82.5 डिग्री। ठीक है, एक बार इसको फिर से मैं एक बार समझा देता हूं आपको इजीली, ताकि समझ में आ जाए मानक समय क्या है। ठीक है, ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट, ये आपका है 97 डिग्री
25 मिनट। ये दो आपके देशांतरी विस्तार है, भारत पूर्वी देशांतर पे है, पूर्वी गोलार्ध पे है, ये दोनों पूर्वी देशांतर है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकलता है? लगभग 30 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो यानी कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है 30 डिग्री के आसपास है। तो हमें एक ऐसा देशांतर चाहिए जो पूरे भारत के समय को डिनोट कर सके। वहां पर बजने वाला समय पूरे भारत का समय होना चाहिए। तो इससे 15 माइनस कर दीजिए, इससे 15 प्लस कर दीजिए। ठीक है, इससे 15 माइनस कर दीजिए, इससे 15 प्लस कर दीजिए। तो यहां से 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है, कितनी है? 82.5 डिग्री रेखा जाती है, और यही रेखा पे जो समय बज रहा होता है पूरे देश का समय माना जाता है। तो ये कहां कहां से होके जाती है? 5 राज्यों। सबसे पहले तो इलाहाबाद के नैनी से जाती है, एक चीज तो ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है, कहां से होके जाती है? आप जाएंगे तो इलाहाबाद के नैनी पे हमारा जो मानक समय रेखा का सेंटर है, वहां पे लिखा है मुस्कुराइए, आप मानक समय रेखा पर खड़े हैं। ठीक है, तो मानक समय रेखा जो है आपकी ये है, ये नैनी से होके जाती है, इलाहाबाद के नैनी में प्रयागराज, मैं इलाहाबाद बोल रहा हूं, प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है, नाम बदल गया है, नाम परिवर्तित हो गया है। तो प्रयागराज के नैनी से होके जाती है। पहली चीज तो आपको ये दिमाग में याद कर लेना है भारत की। अब इसके बारे में थोड़ा सा आसान भाषा में, किसी देश के किसी एक मध्यवर्ती देशांतर में स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है, तो हमारे ये मध्यवर्ती देशांतर है जिसके समय को पूरे देश का, इसमें जो टाइम बज रहा होगा वही टाइम पूरे देश में माना जाता है। जो टाइम 82.5 डिग्री देशांतर में बज रहा होता है वही पूरे देश में। हर देश का अपना अलग अलग है, उसी तरीके से भारत में। तो पहली चीज तो ये, ठीक है, ये कहां से जाती है? प्रयागराज के नैनी से होके जाती है। भारतीय मानक समय इंडिया जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट ये आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? 0 डिग्री से, जो 0 डिग्री देशांतर है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये कैसे है मैं बता चुका हूं। 15 डिग्री में एक घंटे का डिफरेंस होता है, ये 82.5 डिग्री है। 75 डिग्री में 5 घंटे का, 7.5 डिग्री और हो गया, तो इसमें आप आधे घंटा और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका 5.5 घंटा आगे है। कहां कहां से होकर गुजरता है ये ध्यान रखिएगा। 5 प्रदेशों से होकर गुजरता है ये। कहां कहां से? 5 प्रदेशों से। पहला है उत्तर प्रदेश, यूपी, 5 प्रदेशों से होकर गुजरता है। पहला है यूपी, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश, एमपी। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, ठीक है। चौथे नंबर पे ओडिशा है ना, हाँ ओडिशा। और 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश, एपी। तेलंगाना नहीं है, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश है। तो ये आपका कहां से होके जाता है? 5 राज्यों से होके गुजरता है। 5 राज्य रटे होने चाहिए। यूपी से होता है, ठीक है, यूपी से गुजर रहा है, एमपी से गुजर रहा है, छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है, ओडिशा से गुजर रहा है, और आपका आंध्रा से गुजर रहा है। तो 5 राज्य क्या करोगे? रटोगे, रटना पड़ेगा, नहीं रटोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए 5 के 5। इसके अलावा बाकी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी, बहुत सारे रूल्स बता दिए, हर चीज बता दिए। अब कोई क्वेश्चन पूछता है, मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि भारतीय मानक समय में टाइमिंग ये हो रही हो और कहीं और पे ये हो रहा हो, तो टाइम निकालने के लिए जैसे समय, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्या है मैं ये बताता हूँ, ये कैसे हो रहा हो, वो कैसे हो रहा हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है यदि भारतीय मानक समय के अनुसार, ये पूछा गया आईएएस में पूछा गया ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, पूर्वाह्न मतलब एएम, अपराह्न मतलब पीएम, पूर्वाह्न मतलब एएम, अपराह्न मतलब पीएम, पूर्वाह्न एएम, अपराह्न पीएम, ध्यान रखना है, अलग अलग है दोनों। तो कह रहा है भारतीय मानक समय पे, भारतीय मानक समय के अनुसार, जब कभी क्वेश्चन ऐसे आए भारतीय मानक समय के अनुसार, ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे 82.5 डिग्री के टाइम को इंगित किया जा रहा है ना। कितने के किया जा रहा है? 82.5 डिग्री में। कह रहा है टाइम कितना है? 82.5 डिग्री में 10 बजे है। कितने? सुबह के 10 बजे है, पूर्वाह्न है।
ठीक है, ये जरूर क्लियर होना चाहिए। तो कह रहा है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जरूरी है। ये कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना आपका। तो कह रहा है कि 92 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, इसमें समय क्या होगा? अरे कुछ नहीं है भाई, इजी है। इसमें कह रहा है टाइम क्या होगा? अरे समझ लो, इजी है, माइनस कर दो। कितना डिफरेंस आ रहा है? कितना डिफरेंस आएगा? 9.5 डिग्री का डिफरेंस आएगा, 9.5 डिग्री का डिफरेंस आएगा। ये आगे की ओर बढ़ रहा है ना, ठीक है, 9.5 डिग्री का डिफरेंस आएगा। 92 डिग्री में 82.5 डिग्री घटा दो, 9.5 डिग्री का डिफरेंस आएगा। 9.5 डिग्री में कितना टाइमिंग होगा? कितने मिनट होगा? 1 डिग्री घूमता है 4 मिनट में, 9 डिग्री घूम जाएगा 36 मिनट में। 2 और आधा डिग्री और है यहाँ पे, तो 2 मिनट और 38 मिनट। तो टाइमिंग यहाँ पे क्या होगी? 10:38। ऐसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन का। कुछ को ग्रीनविच से ले लो, ग्रीनविच में देशांतर से भी निकाल सकते हो, कुछ यहां से निकाल सकते हो। कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है ऐसे जितने भी आते हैं, और इसमें कुछ होता नहीं है, बहुत इजी होता है। फिर से एक बार समझा देता हूं। भारतीय मानक समय के अनुसार कह रहा है कि 10 बजे हुए, यानी कि 82.5 डिग्री में 10 बजे हुए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। तो कह रहा है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर का टाइम बता दो भाई। तो कितना बताने में क्या है, दोनों को माइनस कर लिया, कितना डिफरेंस है? 9.5 डिग्री का डिफरेंस आया, ठीक है। 1 डिग्री घूमता है 4 मिनट में, 9.5 डिग्री घूमेगा 38 मिनट में, बस 38 मिनट जोड़ दिया, 10:38। इजी है, ऐसे क्वेश्चन कोई भी आते हैं, ये बिल्कुल तरीके से मतलब हलवा टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग ऐसे अभ्यास कर लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। इसके आगे फिर मैं आगे नए टॉपिक लूंगा। आज का आपका सेशन यहीं तक रखते हैं।